नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की दुनिया में एक कह सकते हैं कि एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 9वीं से 12वीं क्लास तक के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें कवर करते हैं। जी, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ सिलेबस को दोहराना बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का मिशन है इन बुनियादी सिद्धांतों के पीछे छिपे क्यों और तो क्या को समझना। हम ये देखेंगे कि कैसे परमाणुओं की छोटी सी दुनिया के कुछ सरल से नियम मिलकर हमारे चारों ओर की ये इतनी जटिल और आश्चर्यजनक दुनिया बनाते हैं। वाह, ये एक तरह से यूनिवर्स की रेसिपी बुक को समझने जैसा है। मुझे ये रेसिपी बुक वाली बात बहुत अच्छी लगी। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। हम सबने स्कूल में पढ़ा है पदार्थ की 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। हाँ, लेकिन इन स्रोतों में एक बात पर खास तौर पर जोर दिया गया है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। चौथी अवस्था, प्लाज्मा। सही बात है। एते ब्रह्मांड का 99% से ज्यादा हिस्सा तो प्लाज्मा ही है। हमारा सूरज और मतलब सारे तारे इसी से बने हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी नजरिया देता है। हम अक्सर अपनी धरती की केमिस्ट्री को ही पूरी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। हाँ, जबकि हम ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही दुर्लभ और ठंडी जगह पर रहते हैं। हमारी दुनिया तो एक अपवाद है, नियम नहीं। ठीक है, तो अगर हम अपनी इस अपवाद वाली दुनिया की ही बात करें तो यहाँ हर चीज परमाणुओं से बनी है। जी, हम सब जानते हैं कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन असली खेल तो इन कणों की व्यवस्था में है ना, खासकर इलेक्ट्रॉनों की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। प्रोटॉन तो वो तो बस तत्व की पहचान बताते हैं। जैसे 6 प्रोटॉन मतलब हमेशा कार्बन, 8 मतलब हमेशा ऑक्सीजन। एक पहचान पत्र जैसा। हाँ बिल्कुल, एक आईडी कार्ड की तरह। लेकिन किसी तत्व का चरित्र कैसा होगा, वो गुस्सैल होगा या शांत, दोस्ती करेगा या अकेला रहेगा, ये सब कुछ उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अच्छा, वो कैसे अलग अलग शेल्स या कक्षाओं में व्यवस्थित हैं, इसी में पूरी आवर्त सारणी का राज छिपा है। और यहीं पर मेरे ख्याल से आइसोटोप की बात आती है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। हाँ, मतलब एक ही तत्व, प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कार्बन 14 थोड़ा भारी कार्बन है? हाँ, वो थोड़ा भारी है और यही चीज उसे अस्थिर भी बनाती है। सोचिए, नाभिक एक परिवार की तरह है। ठीक है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संतुलन सही ना हो तो परिवार में तनाव रहता है। कार्बन 14 में न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए वो स्थिर नहीं है और समय के साथ टूटकर नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। ओह, और इसी टूटने की एक निश्चित दर होती है जिसका इस्तेमाल हम हजारों साल पुरानी जीवाश्मों की उम्र पता लगाने के लिए करते हैं। कार्बन डेटिंग? वही, इसे ही कार्बन डेटिंग कहते हैं। कमाल है। मतलब एक छोटे से न्यूट्रॉन के फर्क ने हमें इतिहास में झांकने की एक खिड़की दे दी। जी ये सिर्फ वजन का मामला नहीं है, ये तो उस तत्व की पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ये अलग अलग तरह के परमाणु हैं, लेकिन वे अकेले तो रहते नहीं। वे एक दूसरे से मिलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ उसूलों का पालन करना पड़ता है। ये केमिस्ट्री की नियम पुस्तिका की तरह है ना? हाँ, और इन्हीं नियमों ने केमिस्ट्री को कीमियागिरी से निकालकर एक असली विज्ञान बनाया। पहला नियम, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी, सुनने में बहुत सीधा लगता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन 18वीं सदी में ये एक क्रांतिकारी विचार था। अच्छा, इसका मतलब था कि अगर आप 10 ग्राम लकड़ी जलाते हैं तो राख, धुआं और गैसों का कुल वजन भी ठीक 10 ग्राम ही होगा। कुछ भी गायब नहीं होता, बस रूप बदलता है। और दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हाँ, जो कहता है कि पानी, चाहे आप अपनी बोतल से लें या गंगा नदी से, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वो एक जैसा ही रहेगा। सही है। ये बात आज हमें बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसने पहली बार ये साबित किया कि यौगिक किसी भी चीज का बस एक मिश्रण नहीं होते। बिल्कुल, उनका एक निश्चित फॉर्मूला होता है, और इन्हीं नियमों से स्टोइकियोमेट्री का जन्म हुआ, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं का गणित है। हाँ, गणित। और इस गणित का सबसे जरूरी टूल है मोल। मोल, ये शब्द आज भी कई लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अरे हाँ, पर जैसा मैं इन स्रोतों से समझ पाया हूँ, ये बस एक संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या, लेकिन है तो बस एक संख्या ही। बिल्कुल।
जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। इसकी खूबसूरती ये है कि ये केमिस्ट को परमाणुओं की अदृश्य दुनिया से निकालकर हमारी जानी पहचानी ग्राम की दुनिया में ले आता है। आप अरबों खरबों परमाणुओं को गिनने के बजाय उन्हें बस तौल सकते हैं। अच्छा। मोल की वजह से ही केमिस्ट्री एक रेसिपी बुक की तरह बन जाती है। और इसी रेसिपी बुक में एक बहुत जरूरी चीज होती है, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने इसे समझाने के लिए स्रोतों में एक बढ़िया उदाहरण देखा। बताइए। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में कार बना रहे हैं। आपके पास 1000 टायर और 500 स्टीयरिंग व्हील हैं, लेकिन इंजन सिर्फ 50 है। तो आप कितनी कारें बना सकते हैं? सिर्फ 50? हाँ, क्योंकि इंजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी सब कुछ बेकार है जब तक आपके पास और इंजन ना आ जाए। सही। दवा बनाने से लेकर चिप्स के पैकेट में हवा भरने तक हर औद्योगिक प्रक्रिया में कंपनियां इसी गणना का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे अपने सबसे महंगे इंजन का एक कण भी बर्बाद न करें। यह अरबों डॉलर का गणित है। चलिए अब केमिस्ट्री के सबसे मशहूर आइकन पर आते हैं, आवर्त सारणी। द पीरियोडिक टेबल। हाँ, यह सिर्फ तत्वों का एक चार्ट नहीं है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। हर तत्व की जगह उसकी कहानी बताती है। लेकिन इसमें कुछ बातें मुझे हमेशा उलझाती हैं। जैसे जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता क्यों है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ने से तो उसे बड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत ही आम उलझन है। इसका जवाब प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में छिपा है। ओके। जब आप एक ही पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हैं तो आप नाभिक में प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं। इससे नाभिक की इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचने की ताकत बढ़ जाती है। हालांकि आप इलेक्ट्रॉन भी जोड़ रहे हैं, लेकिन वे उसी बाहरी शेल में जा रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे को नाभिक के खिंचाव से ज्यादा बचा नहीं पाते। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा, नाभिक मजबूत होता जाता है और पूरे इलेक्ट्रॉन के बादल को और कसकर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। वाह, तो ये एक तरह की रस्साकशी है और नाभिक जीत रहा है। बिल्कुल। और इसी तर्क से आयनीकरण ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी ऊर्जा वो भी बढ़ेगी। वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती होगी, क्योंकि नाभिक ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। एकदम सही। और यही ट्रेंड वैद्युत ऋणात्मकता का भी है, जिसमें फ्लोरीन सबसे बड़ा चैंपियन है। वो इलेक्ट्रॉनों का सबसे बड़ा लालची है। अब ये तो हुई तत्वों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की बात, लेकिन असल सवाल ये है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी भी या नहीं, और अगर होगी तो क्यों? हाँ, इसका जवाब हमें थर्मोडायनामिक्स यानी ऊर्जा के खेल से मिलता है। थर्मोडायनामिक्स, इसमें कुछ भारी भरकम शब्द आते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। हाँ, आते हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। एंथैल्पी, डेल्टा एच, ये तो बस ये बताती है कि किसी रिएक्शन में गर्मी बाहर निकलेगी या सूखी जाएगी। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। हाँ, जैसे आग जलाना ऊष्माक्षेपी है और बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी। सही। और एंट्रोपी, जिसे एस से दिखाते हैं, उसे अक्सर अव्यवस्था या डिसऑर्डर कहा जाता है, जो पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। इसे संभावनाओं के तौर पर सोचना बेहतर है। एक साफ सुथरे कमरे को व्यवस्थित करने के कुछ ही तरीके हैं, लेकिन एक बिखरे हुए कमरे के लाखों तरीके हो सकते हैं। ब्रह्मांड को ज्यादा विकल्प पसंद है, इसलिए चीजें स्वाभाविक रूप से ज्यादा एंट्रोपी की ओर जाती हैं। तो अगर कोई रिएक्शन गर्मी छोड़ती है, मतलब कम एंथैल्पी, और ज्यादा अव्यवस्था पैदा करती है, यानी ज्यादा एंट्रोपी, तब तो वो पक्का होगी। हाँ, लेकिन अगर इनमें से एक पक्ष में हो और दूसरा विपक्ष में, तब क्या? यहीं पर गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी की एंट्री होती है। ये एक मास्टर समीकरण है जो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को एक साथ तौलता है और तापमान को भी ध्यान में रखता है। और ये बताता क्या है? अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है तो रिएक्शन अपने आप होगी। ये केमिस्ट्री की भविष्यवाणी करने वाली सुपर पावर है। आप बस कुछ नंबरों को देखकर बता सकते हैं कि दो रसायनों को मिलाने पर कुछ होगा या वे बस एक दूसरे को घूरते रहेंगे। लेकिन कई रिएक्शंस पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वे एक बीच की स्थिति में आकर रुक जाती हैं, जिसे रासायनिक संतुलन कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। जी। ये मुझे हमेशा थोड़ा आलसी लगता था कि रिएक्शन ने बस हार मान ली। हार मानना नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा व्यस्त समय है। सच में? संतुलन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक गया है, ये एक गतिशील संतुलन है। कल्पना कीजिए कि एक भरे हुए मॉल में जितनी तेजी से लोग अंदर आ रहे हैं, ठीक
उतनी ही तेजी से लोग बाहर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। मॉल के अंदर लोगों की संख्या तो स्थिर लगती है, लेकिन हलचल लगातार जारी है। रासायनिक संतुलन में भी यही होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है। और अगर हम इस संतुलन से छेड़छाड़ करें तो? यहीं पर ले चाटिलियर का सिद्धांत आता है। ले चाटिलियस प्रिंसिपल। हाँ, जो कहता है कि सिस्टम बदलाव का विरोध करेगा। ये थोड़ा जिद्दी लगता है। हाँ, आप इसे जिद्दी कह सकते हैं या समझदार। सिस्टम अपनी स्थिरता वापस पाना चाहता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अमोनिया का उत्पादन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, लेकिन ये एक संतुलन वाली प्रक्रिया है। उद्योगपति क्या करते हैं? वे उत्पादों को यानी अमोनिया को लगातार सिस्टम से बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा, ताकि ले चाटिलियर के सिद्धांत के अनुसार सिस्टम इस कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा अमोनिया बनाए। वे संतुलन को अपनी मर्जी से एक दिशा में धकेलते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिल सके। हाँ, यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह वैश्विक खाद्य आपूर्ति का आधार है। और विलयनों के दुनिया में संतुलन के अलावा एक और बड़ी लड़ाई चलती है, अम्ल और क्षार की। एसिड्स एंड बेसिस। इन स्रोतों में ये बात दिलचस्प लगी कि इनकी परिभाषा कैसे समय के साथ बदली है। पहले अरेनियस ने कहा कि अम्ल वो है जो पानी में H+ आयन दे, और क्षार वो जो OH- दे। जी। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये सिर्फ पानी में ही काम करती थी। फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी आए और उन्होंने कहा पानी को भूल जाओ, बात प्रोटॉन की है। अम्ल प्रोटॉन देता है, क्षार प्रोटॉन लेता है। इसने परिभाषा का दायरा बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल। और फिर लुईस ने आकर कहा प्रोटॉन को भी भूल जाओ, असली खेल तो इलेक्ट्रॉनों का है। हाँ, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को स्वीकार करता है और लुईस क्षार उसे दान करता है। ये सबसे व्यापक परिभाषा है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे एक बेहतर। बिल्कुल। हर नई परिभाषा ने पुरानी को गलत साबित नहीं किया, बस उसके दायरे को बड़ा किया और उन चीजों को समझाया जो पहले समझ से बाहर थीं। अब हम उस क्षेत्र में आते हैं जो जिंदगी का आधार है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल ये है कि पूरी आवर्त सारणी में कार्बनी इतना खास क्यों है? उसमें ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं? कार्बन की खासियत उसके 2 गुणों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है। पहला, जिसे हम श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं, मतलब चेन बनाने की क्षमता। हाँ, अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी स्थिर चेन बनाने की क्षमता। सिलिकॉन भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चेन उतनी मजबूत नहीं होती। और दूसरा गुण? दूसरा है चतुः संयोजकता या टेट्रावेलेंसी, यानी 4 बंधन बनाने की क्षमता। ये उसे एक बेहद बहुमुखी बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। वो सीधी चेन, ब्रांच वाली चेन और रिंग्स सब कुछ बना सकता है। तो वो एक लेगो ब्लॉक की तरह है जिसके चारों तरफ जुड़ने की जगह है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इन्हीं गुणों से हाइड्रोकार्बन की पूरी दुनिया बनती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और फिर जब दूसरे तत्व भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं तो कार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं जो इन यौगिकों को एक खास पहचान देते हैं। सही कहा। और कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज्यादा है, करोड़ों में, कि उनके नामकरण के लिए एक पूरी भाषा बनानी पड़ी, जिसे हम IUPAC नामकरण कहते हैं। ये हर केमिस्ट के लिए एक ग्लोबल भाषा है। जी। लेकिन कार्बनिक रसायन की जो बात मेरे होश उड़ा देती है वो है समावयवता, आइसोमेरिज्म। हाँ, आइसोमेरिज्म। ये विचार के एक ही आणविक सूत्र, मतलब समान संख्या में परमाणु वाले यौगिकों के गुण जमीन आसमान जितने अलग हो सकते हैं, ये तो जादू जैसा है। ये परमाणुओं की वास्तुकला का जादू है। संरचनात्मक समावयवों में तो परमाणुओं का कनेक्शन ही अलग होता है, लेकिन असली दिमाग चकराने वाली चीज है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जी। यहाँ सब कुछ जुड़ा तो वैसे ही है, लेकिन 3D स्पेस में उनकी व्यवस्था अलग है। जैसे हमारे दाएं और बाएं हाथ, हाँ, वे एक दूसरे की दर्पण छवि हैं। पर आप उन्हें एक दूसरे पर पूरी तरह से फिट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और जीव विज्ञान में ये छोटा सा अंतर जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। कैसे? 50 और 60 के दशक में थैलिडोमाइड नाम की एक दवा गर्भवती महिलाओं को सुबह की बेचैनी के लिए दी जाती थी। हाँ। इस दवा के अणु के 2 एनेंटियोमर थे, यानी 2 दर्पण छवियां। एक रूप, जिसे R एनेंटियोमर कहते हैं, एक बहुत असरदार दवा था, लेकिन दूसरा रूप S एनेंटियोमर एक भयानक जहर था जो अजन्मे बच्चों में गंभीर जन्म दोष पैदा करता था। हे भगवान! समस्या ये थी कि दवा दोनों रूपों के मिश्रण के रूप में बेची जा रही थी।
ये त्रासदी हमें सिखाती है कि रसायन विज्ञान में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि क्या जुड़ा है, बल्कि यह भी मायने रखता है कि कैसे जुड़ा है। हाँ, आकार ही सब कुछ है। तो आज हमने एक लंबी यात्रा की। परमाणु के अंदर के कणों से शुरू होकर हमने रासायनिक नियमों को समझा, ऊर्जा के खेल को देखा और कार्बन की उस अद्भुत दुनिया में पहुंचे जो जीवन को संभव बनाती है। हमने देखा कि कैसे कुछ गिने चुने नियम और सिद्धांत मिलकर एक अंतहीन विविधता वाला ब्रह्मांड बनाते हैं। अगर आज की बातचीत के कुछ मुख्य टेकअवेज को समेटें तो पहला, किसी तत्व की पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, लेकिन उसका चरित्र उसके इलेक्ट्रॉनों से तय होता है। सही। दूसरा, केमिस्ट्री रेसिपी बुक की तरह है और मोल वो कप है जिससे हम सामग्री नापते हैं। बिल्कुल। तीसरा, कोई रिएक्शन होगी या नहीं, ये ऊर्जा और संभावनाओं के बीच एक संतुलन का खेल है जिसे गिब्स मुक्त ऊर्जा तय करती है। और आखिर में जीवन के रसायन विज्ञान में आकार ही सब कुछ है। ये सब बहुत तार्किक और नियमों पर आधारित लगता है। हर चीज की भविष्यवाणी की जा सकती है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे जहन में अटक गया है। जरूर। रसायन विज्ञान के ये सारे नियम, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये बेहद सटीक और पूर्वानुमेय हैं। हम गणना करके बता सकते हैं कि एक अणु कैसे व्यवहार करेगा। हाँ, हम कर सकते हैं। फिर भी जब इन्हीं नियमों पर चलने वाले अरबों अणु एक साथ आते हैं तो वे जीवन जैसी चीज कैसे बना लेते हैं, जो रचनात्मक है, अप्रत्याशित है और जिसमें चेतना है। इन सरल निश्चित नियमों से इतनी जटिल, अनिश्चित और अद्भुत चीज कैसे उभरती है? नियमों की इस निश्चितता और जीवन की इस अप्रत्याशितता के बीच का ये पुल, ये क्या है?